हेलो बच्चों, वेलकम टू एआई स्मार्ट केमिस्ट्री सैंपो में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 पहले पार्ट का पहली जो किताब है उसका अंतिम पार्ट और बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था। अच्छा, साम्य अवस्था को समझने से पहले बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से हम सारे पार्ट्स को देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था। और अगर मैं साम्य अवस्था की बात करूं तो जो साम्य अवस्था है वो कहाँ पैदा होगी, क्या स्थिति है, किस स्थिति पर हमारा साम्य बनेगा और साम्य का यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। तो एक प्रारंभिक सी अगर हम बात देखें कि हमें डिजायर एवल यानी कि हमें मुख्य रूप से आदर्श उत्पाद चाहिए अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो शुरुआत यहां से हो रही है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो पुराने बंध होते हैं उन पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। यानी कि अगर हम देखें कि पुराने जो बंध होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं पुराने बंधों को तोड़ दी हैं और नए बंध का निर्माण करती हैं। यानी कि अभिकारक से कुछ नए पदार्थ बनते हैं। उन अभिकारकों से जो नए पदार्थ बनते हैं उन नए पदार्थों को प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है। कक्षा 10 में आप अच्छे ढंग से पढ़ के आए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कि रासायनिक जहां परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान जिस जगह पर रासायनिक परिवर्तन है वहां पर रंग गंध पदार्थ या नया पदार्थ जो बनेगा वहां वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब यहां से आगे की बात चलें, 10 से आगे की अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, या मैं कहूं कि जो क्रिया कारक हैं वो क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, नया पदार्थ जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक, अब देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। और दो प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की कौन कौन सी हैं। पहला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। सबसे पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जो क्रिया कारक है वो क्रिया फल बनाएगा या प्रोडक्ट सीधा बनाएगा। और जो प्रोडक्ट सीधा बन गया, जैसे कि बात करूं, एक अभिक्रिया मैंने लिखी हुई है 2KClO3 और 2KClO3 अभिक्रिया करके 2KCl और 3O2 बनाएगा भाई। ठीक है, अब यहां पर ये देखो मुख्य बात ये है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी कि ये जो अभिक्रिया का जो उत्पाद बना है इससे हम वापस इसको प्राप्त नहीं कर सकते। किसको प्राप्त नहीं कर सकते? क्रिया कारक को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम दूसरी कंडीशंस देखें उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में देखो एक प्यारा सा उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो संगमरमर का घटक है उसे भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका अगर हम बाय द वे अगर इसको गर्म करके देखें तो Ca और CO2 में टूट जाता है। और अगर देखें CO2 वापस इसका निर्माण कर लेगा। यानी कि अगर अभिक्रिया में तो प्रोडक्ट दूसरा बन रहा है और जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट बना दे तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। भाई देख, सीधी सी बात है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। हमारे माता पिता, अब एक चीज बताओ भाई, एक हमारे माता पिता और एक हमारे साथी। ठीक है, और भैया गुत्तम गुत्ता हो गया साथियों में और हम में, और होती भी रहती है क्लासों में, लड़ाई वड़ाई यहाँ चलती रहती है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल उस चीज से सोच सकते हो कि हमने हमारे साथी में छोटे अपनी क्लास वाले से किसी से लड़ाई हुई, अब एक झापड़ हमने उसमें मार दिया तो वो भी हमें तो झापड़ या एक झापड़ मार रहा है तो उत्क्रमणीय यानी कि क्रिया कारक से क्रियाफल बना और क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक बन रहा है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। या ऐसी अभिक्रियाएं जो कि दोनों दिशाओं में चलती हैं। कितनी दिशाओं में चलती हैं? दो दिशाओं में, यानी आगे की ओर और पीछे की ओर। उन अभिक्रियाओं को कहेंगे हमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बिल्कुल कक्षा 10वीं का उदाहरण है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरी बात अगर हम देखें कि CH3COOH, ये कक्षा 10 में पढ़ा होगा, अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। एथेनोइक अम्ल, क्या नाम है इसका? एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बना रहा है भाई।
ठीक है, और एस्टर से पुनः ये दोनों पदार्थ मिल जाते हैं। कुल मिला के वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलेंगी वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, रिवर्सिबल अभिक्रियाएं, और जो एक ही दिशा में चलेंगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। अब सुन लो भैया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं, बिल्कुल क्लियर सी बात है। यानी क्रियाकारक से क्रियाफल बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, वो पुनः रिएक्टेंट को प्राप्त नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इनकी गति तीव्र रहेगी, बिल्कुल। अरे ये स्लो यूं रहेंगे कि भैया यहां से वो बन रहा है, उससे ये बन रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, अग्र अभिक्रिया प्रतीप अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया तो ऑटोमेटिकली स्लो होंगी भाई। आगे की अगर हम बात करें इधर की अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होंगी, उनमें से मुख्य रूप से ये एक ही दिशा में चलेंगी, तीव्र गति से होंगी। ठीक है, अगली बात, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, देखो इधर देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और अगर जल बना रहे हैं, लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं, एसिड और बेस आपस में क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन जितनी भी रिएक्शंस हैं वो तीव्र गति से होंगी और एक दिशा में चलने वाली अभिक्रियाएं कंप्लीट होंगी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण अपचयन, जितनी भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं, विशेषकर जैसे देखो CaUO कॉपर ऑक्साइड की H2 से क्रिया हुई तो Cu और H2O का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर कॉपर जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो CuO से Cu बन रहा है, तो ये भी अभिक्रियाएं जो होंगी वो एक दिशीय अभिक्रियाएं होंगी। और दहन की बात करें भैया, हम जलाएं किसी चीज को, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, कपड़ों को जलाया, कागज को जलाया, और भी रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ जलन दहन हो रहा है। अरे भाई, राग से कुछ प्राप्त हो सकता है क्या? पुरानी चीज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं दहन की, ठीक है, अगर मैं दहन की बात करूं तो दहन एक तरीके से मुख्य रूप से अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। अब बात करेंगे हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं से बारे में। ठीक है, देखो भैया कि अगर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक ऐसी स्थिति बनती है जब क्रियाकारक से, ठीक है, उत्क्रमणीय की बात कर रहे हैं हम। अभिक्रिया दो प्रकार की, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। मुख्य रूप से साम्य की जो स्थिति है वो साम्य जो बनेगा वो उत्क्रमणीय में बनेगा, क्योंकि जब क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है, ठीक है, अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया हो रही है, तो बीच की कंडीशन एक ऐसी बनेगी कि दोनों तराजू वाला मामला बन जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें क्रियाकारकों से उत्पाद और उत्पाद से क्रियाकारक बनने की दर समान हो जाती है, और जब ये दोनों स्थिति जो समान रहेंगी उस स्थिति को ही साम्यावस्था कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि साम्य किसे कहेंगे, और साम्य की जो परिभाषा है वो कैसे बोल सकते हैं अपन कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी जो दो दिशाओं में चलेगी। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक ऐसी स्थिति बनेगी जब क्रियाकारक और उत्पाद की जो बनने की जो दर है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ, क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रियाकारक, यानी कि दोनों के फॉर्मेशंस की जो रेट होगी, अगर वो इक्वल है, अगर दर समान है, उस स्थिति को साम्य की स्थिति कहेंगे, और ये पूरी जो अवस्था है वो साम्य अवस्था कहलाएगी। ठीक है, साम्य की प्रकृति क्या होगी? ओके, ठीक है भैया, साम्य का मतलब कि साम्य की प्रकृति क्या है? साम्य डायनेमिक रहेगा, यानी कि गतिक रहेगा। प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट बनने की जो दर है वो इक्वल रहेगी, और इस कंडीशन में जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल रहेंगे तो ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया रुक चुकी है भाई, स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट से जो अभिक्रिया जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, और प्रोडक्ट का निर्माण किससे हो रहा है? रिएक्टेंट से हो रहा है। अब दोनों अग्र और पश्चिम में चल रही, तो ऐसा लगेगा यार इसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया। ठीक है, बात है इररिवर्सिबल रिएक्शंस की, रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो मुख्य रूप से इररिवर्सिबल तो कुल मिला के हो गई वन वे, उससे तो कोई मतलब नहीं, वो साम्य नहीं बनाएगी भाई। बिल्कुल दिमाग में सपोज कर लो कि हम माता पिता हमें दो झापड़ मार दें, तो हम उनमें झापड़ नहीं मार सकते भैया, सीधी सी बात है। हम हमारे गुरुजी हमें अगर चांटा मार दें तो हम गुरुजी में चांटा थोड़ी मार देंगे। तो वो बेटा जो वहां से जो प्रोडक्ट तुमको आया है, वो वाला जो प्रोडक्ट है वो है इररिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। लेकिन जब तुम्हारी अगर लड़ाई हो जाए किसी दोस्त से,
क्लास वाले से, तो बेटा फरसा लेके आओगे, लाठी लेके आओगे, डंडा लेके आओगे, और एक झापड़ अगर उसने मारा है तो उसने, तो वो रिवर्सिबल, यानी कि जैसे कहते हैं, यानी कि क्रिया कारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रिया कारक बन रहा है। अब सुन लो बच्चा कि भाई साहब प्रकृति क्या रहेगी, प्रकृति रहेगी गतिक साम्य स्थापित होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो दर है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बनने की दर है और रिएक्टेंट बनने की दर है अगर दोनों ही समान है तो वो साम्य की स्थिति है। और इस कंडीशन में ऐसे लगेगा जैसे कि अब क्रिया रुक गई, स्टॉप हो गई महाराज। देखो भैया आगे, अब बात करें हम साम्य अवस्था के सामान्य लक्षण। एक सिंपल सामान्य अवस्था को हम एक सिंपल कंडीशन से समझ सकते हैं कि आपने एक कहानी सुनी होगी, आई टेल यू ऑल्सो स्टोरी अबाउट द, एक स्टोरी की मैं बात करूंगा, एक बंदर की कहानी। एक तो बंदर था और दूसरी थी दो बिल्लियां, ठीक है, बिल्कुल दो बिल्लियां थी। अब दो बिल्ली यानी दो कैट्स थी और एक बंदर था। और रोटी, रोटी मिली थी एक, रोटी मिली थी कितनी, एक रोटी मिल गई भाई। अब एक रोटी जो मिल गई वो लेके सीधा न्याय करवाने के लिए पहुंच गई। कहां पहुंच गई है ना, वो न्याय करवाने के लिए से बंदर के पास, मंकी के पास पहुंच गई। मंकी चालाक आदमी, रोटी एक, दो में लड़ाई हो रही है। अब बांटने का काम कौन कर रहा है, बंदर कर रहा है। कौन कर रहा है, बंदर कर रहा है, बिल्कुल प्यार से बंदर ने। अब मुझे बताओ कि उस पूरी कहानी में क्या उसने कभी साम्य बनाया? अरे एक बल्ले में ज्यादा रोटी रख दी, एक में कम रख दी, ज्यादा वाली को ज्यादा तोड़ा, अब कम वाली नीचे पहुंच गई। तो खुद बताओ कि उस बंदर ने साम्य नहीं बनने दिया, यानी कि उसकी जो रिएक्शन थी वो इधर उधर तो घूम रही थी, रिवर्सिबल हो रही थी, कभी इधर का ऊपर कभी इधर का नीचे, लेकिन साम्य की कंडीशन नहीं बनी। साम्य की कंडीशन वो है जब क्रियाकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से क्रियाकारक दोनों इक्वल हो। बिल्कुल इजीली समझ सकते हो, इस कहानी को दिमाग में सेट करना। अरे तुम किसी दुकान पे अगर जा रहे हो और दुकान पे से कुछ तुलवा रहे हो, चीनी लेने गए और चावल लेने गए, 1 किलो चावल लेके आए, तो यार क्या पल्ले को बराबर रखोगे? अब सीधा सा मामला है, 1 किलो का जितना वजन है उतना इक्वल रखोगे। और अगर कम है या ऊपर अगर जरा सा भी तुम्हारा 800 ग्राम है यानी पल्ला ऊपर है आपका, इक्वल नहीं बैठा, तो आप सीधा बोलोगे दुकानदार से कि अंकल या भैया तुम सीधा सीधा सा इक्वल करो, सामने बनाओ। इक्विलिब्रियम, अरे इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना, बात पढ़ा रहा हूं, पाठ पढ़ा रहा हूं। कौन सा साम्य अवस्था, साम्य गतिक है। गतिक क्यों है? अरे यार क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है और क्रियाफल से क्रियाकारक बन रहा है, तो गति तो हो रही है ना, गतिक हो रहा है वो पूर्ण रूप से, और ऐसा लगेगा लाइक ऐसे कि जैसे कि रुका हुआ है, ठीक है। तो बेटा साम्य की स्थिति को ध्यान रखना, उस बंदर को याद रखना, वो बंदर चालाक था, पूरी रोटी को खत्म कर गया। तो उससे शिक्षा तो उस टाइम पर ये मिली थी आपको, कक्षा 6, 7, 8 में जब ये स्टोरी पढ़ी होगी, शिक्षा क्या मिली आपको? शिक्षा ये मिली होगी कि हमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और भैया लड़ा मत करो, लड़ोगे तो तीसरा बंदर जैसा तो फायदा फायदा उठाएगा उठाएगा। सीधा सा सिंपल मामला है भैया जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम का, वहां इक्विलिब्रियम अगर बन जाता तो फायदा नहीं उठाया था। अगर दो की लड़ाई होती है तो वो सीधा सा मामला है भैया, ठीक है। अब आ जाओ वापस केमिस्ट्री में। एक सिंपल मामला था मेरा जो मैंने आपको समझाया कि भैया कि साम्य को आप कैसे समझोगे, ओके। आगे अब बात करें कि साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण कौन कौन से मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना साम्य अवस्था के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि साम्य अवस्था में जो भी अभिक्रिया है वो बंद पात्र में होगी, बंद पात्र, क्लोज सिस्टम में वो अभिक्रिया होनी चाहिए भाई। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, किसी भी साम्य अवस्था की बात करेंगे तो वो बंद पात्र में रखा जाएगा और समान टेम्परेचर पूरे प्रयोग के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। देयर आर द दो कंडीशंस हैं, ठीक है। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी, यानी कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगी, उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की कंडीशन ये रहेगी कि बंद पात्र में अभिक्रिया होनी चाहिए और मुख्य रूप से समान टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर आगे पीछे बढ़ दिया तो वो साम्य अवस्था नहीं रह पाएगी, नहीं बन पाएगी, ठीक है। आगे की बात करें कि जो साम्य अवस्था के जो अभिलक्षण है, गुणधर्म है, पहला जो गुण है कि ये गतिक साम्य होता है। बात समझ लो, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल। अरे भैया गति तो कर रही है ना, क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहे हैं और क्रियाफल से क्रियाकारक बन रहे हैं भाई, दोनों में गति हो रही है, गतिक हो रही है, ठीक है। गतिक साम्य बनता है, ठीक है। दूसरी बात कि साम्य अवस्था के दौरान, ठीक है,
जो क्रिया कारक होते हैं और जो क्रियाफल होते हैं, बिल्कुल बारीकी से लिख लेना, पॉज कर करके आराम से लिख लेना, बड़े प्यारे नोट्स आपके बनेंगे, खुद आप बनाओगे, केवल मैं समझा देता हूं पाठ को। ठीक है, आगे देखें कि अभिक्रिया और जो अभिक्रिया से जो उत्पाद बन रहा है साम्य अवस्था पे दोनों की जो सांद्रता रहेगी, सांद्रता, अगर सांद्रता की बात करूं मैं, कंसंट्रेशन की बात करूं, वो समान रहेगी। ठीक है, अरे समान है जब तो अभिक्रिया जी लगेगी जैसे रुकी हुई है साम्य अवस्था पे। तीसरी बात, यदि जो सांद्रता है, ठीक है, सांद्रता, तापमान और प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरी बात, साम्य अवस्था में मुख्य रूप से ना तो हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, ना हम टेम्परेचर में, ना ही हम प्रेशर में। ठीक है, और साम्य अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया बन सकता है भैया, ये अनंत तक चलता रहेगा। आगे की अभिक्रिया आगे, यानी कि अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो रही, केवल जब साम्य की स्थिति आ गई तो वो अभिक्रिया को पूर्णता नहीं कहेंगे। अब पूर्णता पहुंचाने के लिए, ठीक है, पूर्णता पहुंचाने के लिए अगर ये कंडीशंस बदली है तो अभिक्रिया पूर्ण होगी। लेकिन साम्य की कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें, प्रेशर में चेंज कर दें, तो साम्य नहीं रहेगा, वो साम्य बदल जाएगा। ओके, अब देखो रंग घनत्व, अगर मैं बात करूं कि साम्य अवस्था के दौरान जहां साम्य बन रहा है वहां पर रंग, घनत्व, सांद्रता, ताप, दाब सब स्थिर हो जाते हैं भैया, एक जैसे। जो पदार्थ बन रहे हैं या जो बिगड़ रहे हैं उनकी दर समान रहेगी। अगर रंग, माना कि नीला रंग आ गया तो नीला ही रंग रहेगा। ठीक है, जैसे एक आयोडीन के प्रयोग में है कि आयोडीन से जब वाष्प का साम्य बनता है तो आयोडीन का रंग नीला हो जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। ओके, घनत्व की बात करें, डेंसिटी, जितनी डेंस होगा पदार्थ वो घनत्व सेम रहेगा, सांद्रता सेम रहेगी। इधर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5वें नंबर पे बात है कि यहां पर ना तो ऊष्मा ली जाएगी ना दी जाएगी, ना तो ऊष्मा छेपी मामला बनेगा ना ऊष्मा शोषी बनेगा। और ना ऊष्मा छेपी है ना ऊष्मा शोषी है, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या हो गया भैया, 0 हो गया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तुम सब जानते हो, वो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के लिए आ रहा है। अगर हमने साम्य अवस्था में उत्प्रेरक मिला दिया, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, या तो बढ़ा दे या घटा दे, वो उत्प्रेरक कहलाएंगे। यार हमने उत्प्रेरक मिला दिया और साम्य बन रहा है। ठीक है, अरे इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं उनमें तो कैटालिस्ट सीधा सीधा प्रोडक्ट पे पहुंचा देगा, लेकिन अगर यहां पर हमने कैटालिस्ट बनाया है रिवर्सिबल के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, तो कैटालिस्ट का अगर यूज किया है तो वो फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा, ठीक है, और बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा। अगर कम कर रहा है तो वो भैया फॉरवर्ड को कम कर रहा है तो बैकवर्ड भी कम होगी। मुख्य रूप से अभिक्रिया की जो गति है, गति की दर को बढ़ाएगा, तो दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस फंसाने वाला आता है कभी कभी। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है इस चीज को कि साम्य अवस्था के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, तो दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले, गतिक अवस्था होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी। अगर साम्य अवस्था बन रहा है तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। इक्विलिब्रियम पर रंग, घनत्व, ताप, दाब आदि स्थिर रहेंगे, डेल्टा जी बराबर 0 रहेगा। और सबसे अंतिम बात, अगर हम कैटालिस्ट मिला दें तो भैया जी कैटालिस्ट के मिलाने से साम्य अवस्था जो है वो एज इट इज बनी रहेगी। अगर अभिक्रिया तेज हो रही है तो पश्चात क्रिया भी तेज होगी, लेकिन अब क्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। ठीक है, यहाँ केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था ही चेंज होगी। भाई भौतिक अवस्था तुम सब जानते हो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जहां साम्य की बात कर रहे हैं कि साम्य कहां बन रहा है, तो साम्य केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में चेंज करेगा, वहां साम्य स्थापित होगा, इसलिए इसको भौतिक साम्य भी कहेंगे। यार भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे देखो ठोस द्रव में बदल गया, अरे बर्फ है, बर्फ पिघल के यार द्रव में बदल रही है, देख लो, देखो 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 हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। बर्फ पिघल के किस में बदल रही है, द्रव में। बर्फ क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड। अब इनके बीच में जो बैठेगा, साम्य बैठेगा भाई, यानी इससे इसका बनना, इससे इसका। लेकिन ध्यान रखना, जहां इक्विलिब्रियम बनेगी वो बंद पात्र में होगा, बंद बंद बंद, क्लोज सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये खुले में बर्फ पड़ी हुई है भाई, अरे खुले में तो बह बह के जाएगी भाई साहब, वो रुके है क्या। ठीक है, देखो बर्फ में मिर्ची और घुस रही है
तो आप समझ सकते हो कि ये खुले का मामला है। अगर बंद सिस्टम में, बंद पात्र में रखें तो कुल मिला के जब पदार्थ की भौतिक जो अवस्था है उसमें चेंज हो रहा है, तो अगर वहां स्थापित जो साम्य है उसको भौतिक साम्य कहेंगे। ओके भाई, ठीक है। भौतिक प्रक्रमों में तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं कि ठोस द्रव में साम्य किस प्रकार से बनता है, और इसका सबसे सरल उदाहरण जो है हम कहें बर्फ का जल में बदलना। देख लो भैया, बर्फ जल में बदल रही है, यहाँ बर्फ किस में बदल रही है? जल में बदल रही है। कंडीशंस क्या बदलेगी? ठीक है, 0 डिग्री पर, अरे बोलो 0 डिग्री या 273 डिग्री तापमान पर बर्फ का गलनांक और जल का हिमांक दोनों बराबर रहेंगे। देख लो भाई, यहां पर मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये पानी तो क्या बदलेगा? बर्फ में बनेगा, ये बर्फ पिघलेगी। ठीक है, तो 0 डिग्री को हम बर्फ का गलनांक कहेंगे। बर्फ गलेगी गलेगी गलेगी, ठोस से द्रव में बदलेगी। और मैं बात करूं भैया 0 डिग्री पर जल किस में बदलेगा? बर्फ में बदलेगा। तो दोनों के बीच में अग्रव क्रिया और पश्चव क्रिया हो गई है भैया, फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों हो गई। तो यहां पर बन गया है इक्विलिब्रियम। बोलो, इक्विलिब्रियम बन रहा है भाई यहां पर, लेकिन क्लोज सिस्टम है, ये मैंने ओपन में ही समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर जो बर्फ है वो वाटर और वाटर आइस में, यहां पर इनके बनने की दर अगर समान है तो उसे हम कहेंगे ठोस द्रव साम्यावस्था। ठीक है, सबसे प्यारा उदाहरण है कि बर्फ का जल में बदलना। अगली बात अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि जल का जो हिमांक है और बर्फ का गलनांक है, कुल मिला के 273 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पे जो बर्फ है वो बर्फ और जल दोनों ही इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, देखो इधर देखो, H2O सॉलिड, ये आइस है और ये वाटर है, ये ठोस है, ये द्रव है। इन दोनों का जो साम्य बनेगा वो किस कंडीशन पर बनेगा भैया? इस कंडीशन पर बनेगा 273 डिग्री केल्विन, यानी कि इसको हम कहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और दाब दाब कितना चाहिए? 1 atm दाब पर। ठीक है, जल और बर्फ दोनों ही साम्य अवस्था में रहेंगी। यहां पर जो रिएक्शंस ये बता रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शंस, ये फॉरवर्ड रिएक्शंस है, ये बैकवर्ड रिएक्शंस है। यानी कि पानी से तो भाप क्या बन रही है? पानी से तो बन रही है बर्फ, और बर्फ से बन रहा है पानी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ गई। अब सुन लो बेटा एक परिभाषा मेन रूप से, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे, यानी कि गलनांक किसे कहेंगे, हिमांक किसे कहेंगे? एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ का वह ताप, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब, दाब कितना रहना चाहिए? एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं साम्य अवस्था में हो, वह उस पदार्थ का मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। ठीक है, यदि साम्य अवस्था में हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग भी जो है वो चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, तो कुल मिला के एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्था साम्य अवस्थाओं में होती हैं, वह उसका मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि ठोस और द्रव की जो साम्य अवस्था है वो किस किस में देखी जाती है? मुख्य रूप से बर्फ में और वाटर में देखी जाती है भाई। ठीक है, अगली बात अगर बात करूं मैं, द्रव्य बाष्प साम्य अवस्था। पानी है, पानी की मैं भाप बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? बाष्प बना रहा हूं। यानी कि अब ये जो भाप बनने का काम है ये कितने कंडीशन पे देखा जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यार। अरे पानी भाप में कितने डिग्री पर बनेगा? 100 डिग्री पर। तो ये जो साम्य अवस्था है, ये जो भौतिक साम्य की बात कर रहा हूं, पहला उदाहरण हमने देखा है कि ठोस और द्रव का, बर्फ और पानी का। अब हम पानी और भाप का देख रहे हैं। तो पानी कैसा है? द्रव। और बर्फ कैसी है? वो बाष्प कैसी है? गैस। तो कुल मिला के द्रव और बाष्प की साम्य अवस्था जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगी। तो साम्य अवस्था यह किसी द्रव द्वारा उत्पन्न बाष्प दाब कहलाती है भाई। ठीक है, उत्पन्न दाब को बाष्प दाब कहेंगे। साम्य अवस्था पर किसी द्रव द्वारा उत्पन्न जो दाब है वो बाष्प दाब कहलाएगा, यानी कि उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। अगर हम बात देखें, टेम्परेचर बढ़ाएं तो बाष्पन की दर बढ़ेगी, और बाष्पन की दर बढ़ेगी तो बाष्प दाब भी बढ़ेगा। ओके, ठीक है, जल और जल वाष्प एक एटमोस्फेयर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन ताप की साम्य स्थिति में होते हैं। अब बात आ गई क्वथनांक की। अरे एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और उसकी बाष्प अवस्था साम्य अवस्था पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जैसे कि गलनांक की आई थी
ओके, ऐसे ही क्वथनांक की है। एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और उसकी वाष्प अवस्था साम्य अवस्था पर हो उसे द्रव का क्वथनांक कहेंगे। अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करेगा वो दाब पर डिपेंड करेगा भाई। अगर हम बात करें पहाड़ों पर, अगर वायुमंडल दाब कम है तो वहां पर जो जल है वो कम डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट पर उबलने लग जाता है। यानी हम जमीन की बात करें, जैसे देखो इधर देखो, जमीन पर हमारे समुद्र तल पर कुल मिला के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है। अगर हम ऊपर एवरेस्ट पे पहुंचे, अरे वहां दाब कम है, अरे वायु कम है वहां पर, अरे वायु कम है, एवरेस्ट पे पहुंच जाए, ऊंचाई पर चले जाए, पहाड़ों पर चले जाएं, तो वहां पर कुल मिला के देखो 70 डिग्री से ही उबलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दाब है उस पर निर्भर करता है क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी वस्तु का। तो कुल मिला के एक वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और वाष्प अगर साम्य अवस्था में हो तो वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए वहां पर होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यार, अगर हम जमीन से नीचे जाए तो क्या होगा, अरे वायुमंडलीय अगर दाब बढ़ रहा है, माना कि देखो ये डेड सी के बारे में दिया गया है और डेड सी कितना नीचे है, -427 मीटर पर। अगर वहां हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 से ऊपर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब बढ़ गया। ठीक है, तो क्वथनांक किस पर डिपेंड करेगा, वायुमंडलीय दाब पे। वायुमंडलीय दाब कितना है, तो पहाड़ों पर बहुत जल्दी जल उबल जाता है भाई। लेकिन अगर नीचे की बात करूं, हमारे धरातल पे बात करूं और धरातल से नीचे भी जाके बात करूं तो वहां पर, ठीक है, इधर देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मामला क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि लिक्विड और गैस इन दोनों साम्य अवस्था में है। ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव और गैस दोनों साम्य अवस्था में। इधर देखो भैया एक पात्र दिया गया है जिसमें देखो अगर हम पात्र को गर्म कर रहे हैं तो उसमें देखो गैस के पार्टिकल्स बन रहे हैं, और ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये वापस दाब डालेंगे, और जो वाष्प दाब डालेगी यानी कि द्रव के द्वारा जो उत्पन्न दाब होगा उसको कहेंगे वाष्प दाब। ओके, वाष्प दाब कहेंगे। और आगे हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में, बहुत कुछ पढ़ेंगे। सॉल्यूशन वाले पार्ट में वाष्प दाब के ऊपर राउल्ट्स का नियम भी काम करेगा, तो समझ जाना इसको बारीकी से कि किसी द्रव पर उत्पन्न दाब, किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उत्पन्न जो दाब है उसी को वाष्प दाब कहेंगे। देखो इधर देखो, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, तो द्रव अपने आप उबलने लग जाएगा, यानी कि बॉयल होने लग जाएगा वाटर। ठीक है, द्रव के वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में याद रखने वाली बातें, ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगी भाई, एक तरीके से कि द्रव की नेचर क्या है। अगर मैं एथेनॉल की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो वाटर 100 डिग्री पे वो कम है, तो वो नेचर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिल रही है, तो वाष्प दाब इस पर भी डिपेंड करेगा भाई, मुख्य रूप से द्रव का है ना, द्रव के वाष्पन की प्रक्रिया। द्रव की मात्रा, द्रव की कितनी मात्रा ली, अरे मैं 1 ड्राम की बात करूं, 1 बाल्टी की बात करूं, ठीक है, तो मात्रा, अरे ज्यादा मात्रा होगी और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो सीधी सी बात है टाइम लगेगा गर्म करने में या वाष्पन करने में। तीसरी बात है तापमान, तापमान अगर हम अधिक देंगे तो जल्दी वाष्पित होगा। ठीक है, और जिस द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है वो अधिक वाष्पशील होता है और उसका क्वथनांक भी कैसा होता है, कम होता है। ये की पॉइंट है भाई। ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल समझने वाली बातें हैं कि द्रव की जो वाष्पन प्रक्रिया है वो द्रव की प्रकृति, द्रव की मात्रा और ताप पर निर्भर करेगी। 3 चीजों पर डिपेंड करेगी भाई, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अगली बात कि द्रव का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो अगर अधिक है, बहुत ज्यादा है, वाष्प दाब धड़ाधड़ वाष्प बन रही है, बहुत धुआंधार वाष्प बन रही है, और जब ज्यादा बन रही है तो दाब भी ज्यादा लगेगा साम्य अवस्था में, और दाब ज्यादा लगेगा तो भैया द्रव कैसा रहेगा, वाष्पशील रहेगा। अरे डीओ बीओ लगाए होंगे, अगर खुला छोड़ दें वो अपने आप उड़ जाती है भैया, तो वहां क्या हो रहा है कि जो वाष्पशील मामला है। ठीक है, अब जब वाष्प ज्यादा, वाष्प वेपर प्रेशर अधिक है तो वाष्पशील होगा, और वाष्पशील होगा तो उसका क्वथनांक भी कैसा होगा, कम होगा। तो ये बेटा यहां पर बात हुई है मुख्य रूप से कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ठोस वाष्प साम्य अवस्था, ठोस और वाष्प। वैसे तो नियम तो यह है कि कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में जाएगा और द्रव से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, ये नियम है कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस है तो वो पहले द्रव में बदलेगा
अवस्था परिवर्तन है, और वो फिर गैस में बनेगा, ये सामान्य है। लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं भाई, और कुछ स्पेशल ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस से सीधा डायरेक्ट हिट मारते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे मानो कि उनको फ्री हिट मिल रही है, नो बॉल पे वो सिक्सर मारते हैं, आउट हो जाए कोई टेंशन नहीं। तो कुल मिला के ठोस से किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। देखो ये ठोस है, दिख रहा होगा, ये सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अब सुनो, गैस से अगर इनको टेम्परेचर कम करें तो भैया सीधा सीधा ये ठोस बन जाएगी, सीधा शॉर्टकट मार रहे हैं, ठीक है। कुछ कोई ठोस सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया जी, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। और मुख्य रूप से ऊर्ध्वपातित पदार्थ, अगर इस साम्य को देखेंगे ठोस और वाष्प का साम्य किस किस में बनेगा, तो I2 और I2 वेपर के बीच में, अगर हमें एक बंद पात्र में अगर आयोडीन को रखें तो कुछ देर आयोडीन का जो है बैंगनी रंग, कैसा रंग, बैंगनी रंग की वाष्प बनेगी, उसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी और वो स्थिर हो जाएगी। तो समझ जाएंगे कि भैया गैस का और पदार्थ का, ठोस पदार्थ और गैस का आपस में साम्य बन गया है भाई, रिवर्सिबल मामला। यानी कि अग्र अपक्रिया सब क्रिया दोनों बराबर बैठ रही हैं, लगातार बैठ रही हैं, उनकी दर समान है, वो साम्य बन गया है। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका की मुख्य रूप से सब्लिमेशन होता है या ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। ध्यान रखना ही बेटा, 9th से सीख रहे हो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को। जब कोई ठोस सीधे ही वाष्प में बदल जाए, ठोस किस में बदल रहा है, वाष्प में। अब ठीक है, जब ठोस वाष्प में बदल रहा है तो वहां पे भी बंद पात्र में साम्यावस्था बनेगी, तो उसे कहेंगे ठोस वाष्प साम्यावस्था। तो ये जो साम्यावस्थाओं के उदाहरण हुए, ये भौतिक साम्यावस्थाओं के उदाहरण हुए। यहां से आगे कुछ कल दो आगे की जो क्लास है उसमें रासायनिक साम्यावस्था के बारे में हम आगे का अध्ययन करेंगे। लेकिन देखो बेटा कुछ उदाहरण, ठीक है, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लेना बेटा। ड्राई आइस, नाम सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं, शुष्क CO2 को सूखी बर्फ कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। ओके, ड्राई आइस। अगर मैं बात करूं कपूर, कपूर जलाया होगा आरती वगैरह में, मंदिरों पे देखा होगा कपूर, कपूर भी ऐसा ही है, सीधा सीधा ठोस से द्रव में नहीं बदलता, किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, जब तो आरती करने काम आता है। ओम जय अम्बे गौरी, ठीक है भैया जी। तो कपूर भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आपसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था आयोडीन की, और ध्यान रखना एनसीईआरटी किताब में भी ये साम्य दे रखा है भाई। आयोडीन ठोस थी, सॉलिड आयोडीन को जब रखा गया तो भैया वो भाप बनाने लग गई। तो देख लो आयोडीन, आयोडीन का जो बैंगनी रंग है, ओके, बैंगन टाइप रहता है, बैंगनी रंग रहता है, ठीक है। नेप्थलीन की गोली, ये गोलियां तुम डालते हो ना, कहां डालते हो, अरे कपड़ों में, बिस्तरों में, ठीक है। इधर ओ हो स्नो, अगर बर्फ गिर रही है तो वहां पे भी ठोस और वाष्प का साम्य बन रहा है। ध्यान रखना, नीट में आया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है या ठोस वाष्प साम्यावस्था का उदाहरण नहीं है। तो बर्फ वाले सिस्टम को लड़के गलत कराए थे, तो वे बिल्कुल दिमाग में रख लें कि ड्राई आइस, कैम्फर, आयोडीन, नेपथलीन बॉल, स्नो, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, मैथ बॉल्स, वो मूथ बॉल्स, फ्रोजन CO2 इन स्पेस और CO2 इन फायर, अरे वो जो अग्निशामक यंत्र आते हैं ना, उनमें भी मुख्य रूप से यही अवस्था बनती है भैया। और जो भी परफ्यूम्स वगैरह की बात है, ठीक है। तो कुल मिला के इनमें मुख्य रूप से ठोस वाष्प साम्यावस्था बनेगी। कल हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। रासायनिक साम्यावस्था को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, पॉज कर करके तसल्ली से आप नोट्स बनाएं, टू बी कंटिन्यू रहे। प्रतिदिन एक क्लास डालूंगा, ठीक है। अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल मेरे बारे में कमेंट्स लिखें। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।